मोटोरोला एज 60 प्रो। देखिए दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था तो काफी चर्चे में था क्योंकि इसने काफी अच्छे अपग्रेड्स लाया था अगर उसको मोटोरोला एज 50 प्रो से हम कंपेयर किए थे। हमने अनबॉक्सिंग में इसके बारे में काफी सारी चीजें आपको बताई थी, लेकिन अब इसको कुछ महीनों से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और पूरी डिटेल आज एकदम कच्चा चिट्टा सब बताने वाले हैं इस फ़ोन के बारे में कि एग्जैक्टली ये फ़ोन हमें कितना भाया है, इसमें कितना अच्छा है, कितना बुरा है, वो सब कुछ क्लियर करेंगे और एंड में आपको बताएंगे कि ये स्मार्टफोन इस प्राइस पर वर्थ है या नहीं है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, आगे बढ़ो से पहले आपको पता है ना क्या करना है। हमारे रिव्यूज़ पर आप लोग बहुत प्यार देते हैं, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक शेयर करिए और इस फ़ोन के बारे में जो भी आपकी राय है जरूर बताना। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले से। अब डिस्प्ले काफी इंप्रेसिव है। इस बार उन्होंने आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले दिया है। देखिए, कर्व डिस्प्ले होता है वो थोड़ा अलग होता है और क्वाड कर्व थोड़ा और अलग होता है। फ्लैट की बात अलग हो जाती है। मैं फ्लैट प्रेफर करता हूँ, मुझे ऐसा लगा था कि अगर ये फ्लैट होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट क्वाड कर्व थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। ये थोड़ा सा आपको फ्लैट जैसा फील देगा, लेकिन वैसे होता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड होता है। ऐसे कुछ इसके अंदर हमने एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि अगर ये क्वाड कर्व डिस्प्ले तो क्या इसमें एक्सीडेंटल टचेस रहते हैं? तो नहीं। हमने इसको बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। पूरे स्क्रीन पर ऊपर से ऐसे हाथ लगाकर इस्तेमाल किया। हमने ऐसा एज सच कोई भी एक्सीडेंटल टच नोटिस नहीं किया। तो वो चीज़ यहाँ पर अच्छी, क्योंकि मोटोरोला के बहुत सारे कर्व्ड फोन्स में हमने एक्सीडेंटल टचेस का इश्यूज देखा था, बट इस वाले फ़ोन पे वैसे कुछ नहीं है। तो ये एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया। और बाकी डिस्प्ले अच्छा है, काफ़ी पंची है। वैसे तो आपको इसमें 1.5 की रेजोल्यूशन दिया है, बट सैडली वहाँ पर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप फुल HD+ पर स्विच कर लें, जिससे ऑब्वियसली आप कहीं ना कि अपने फ़ोन की बैटरी सेव कर लो। बट ऐसा इस फ़ोन में हमने नोटिस नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स देती है, बट इनको वैसा कुछ करना चाहिए था तो बेटर रहता था। और ये थोड़ा सा आपको बड़ी साइज़ की डिस्प्ले मिलती है, मतलब 6.5 से ज़्यादा है, 6.67 इंच की। और यहाँ पर आपको इसके अंदर ये एक POLED डिस्प्ले है। वो लोग AMOLED यूज़ नहीं करते, वो लोग POLED करते हैं। बट एक ही बात है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो वैसे कुछ हो जाता है। और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है। तो ये हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है और जितने भी फोन्स हम लोग यूज़ करते हैं, सैमसंग के और नथिंग के और फिर मोटोरोला के, ये तीनों फोन्स में मुझे जो स्मूथनेस होती है वो बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी फास्ट फील होता है। ओवरऑल अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा अरे क्या बात है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और कलर्स भी इसके बहुत पंची है। DCI P3 आपको मिलता है और ये 10 बिट वाली डिस्प्ले। इसमें हमने जितने भी वीडियोस प्ले किए, ये क्या करता है, वैसे तो ये पैंटोन वैलिडेट डिस्प्ले है, अब ऐसा ब्रांड क्लेम करता है, लेकिन यहाँ पर आपको कलर्स पंची मिलते हैं, सैचुरेटेड लगते हैं। कोई भी कंटेंट अगर आप देखेंगे तो वो आंखों को देखने में अच्छा लगता है। अब एक ना, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। अगर आप कोई भी कलरफुल चीज़ देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तो इसमें भी कुछ वैसी है, चीज़ों को एकदम पंची कर देता है। और कैमरे में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखने में वीडियोस अच्छे लगते हैं। शार्पनेस वगैरह सब कुछ बढ़िया है। वाइट्स अच्छे से वाइट दिखते हैं, ब्लैक अच्छे से ब्लैक दिखते हैं, तो वहाँ पर कोई खास कंप्लेंट्स नहीं। मतलब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस हमने जितना भी इसमें किया है वो सही लगा है। और गोरिल्ला ग्लास 7i की डिस्प्ले पे प्रोडक्शन भी अलग से आपको मिल जाती है। ये बेसिक है जो बहुत सारे फोन्स पे हमने देखा है। बट एक चीज़ यहाँ पर ये है कि मोटोरोला अपने फ़ोन में स्क्रीन गार्ड लगाकर नहीं देता है, तो ये एक इसकी डाउन पॉइंट है जो मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगा। बाकी इसमें YouTube पर आप HDR कंटेंट देख लो, कोई इश्यूज नहीं है। Netflix पर आपको स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है, विच इज इंप्रेसिव, जो कि आजकल होना चाहिए। और प्राइम वीडियो पे भी आप फुल HD वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, डिस्प्ले में जो अच्छा था बुरा था वो मैंने क्लियर कर दिया। और 30,000 की रेंज के हिसाब से जो एक्सपीरियंस हमने किया है डिस्प्ले, वो अच्छा है। अब सॉफ्टवेयर इसमें है Hello UI, बट ये एक हमें पता है पूरा स्टॉक एंड्रॉयड पर आपको मिलता है। इसमें कुछ कस्टमाइजेशन मोटोरोला करता है, फॉन्ट्स, थीम्स, इन सारी चीज़ों को लेकर। और ये Android 15 पर बेस्ड है। इसमें 3 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रहा है, तो अच्छी बात है। बट मोटोरोला के फोन्स में एक कमी ये रहती है कि कंप्लेंट्स अक्सर आते हैं कि वो अपडेट्स टाइमली नहीं देते, और इसमें भी कुछ वैसे ही है। इसमें लास्ट जो सिक्योरिटी पैच था वो 1 अप्रैल का था। एट द टाइम ऑफ शूट, जब ये वीडियो लाइव हो रहा है, इस टाइम तक हमने इसमें कोई भी नया अपडेट नहीं देखा है। ये फ़ोन 30 अप्रैल को लॉन्च हुआ था और इसमें 1 अप्रैल का सिक्योरिटी पैच है। तो ये एक कमी है मोटोरोला के फ़ोन्स में, जो मुझे लगता है अभी तक यहाँ पर एटलीस्ट मई वाला सिक्योरिटी पैच आ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तो जून और पता नहीं ये वीडियो आपको कब मिल रही है। तो ये एक चीज़ है जो मोटोरोला को यहाँ पर फिक्स करना चाहिए। हाउएवर एज सच हमने कोई बग्स नोटिस नहीं किए, बट इधर उधर वो लोग सिक्योरिटी अपडेट्स अगर पुश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकाली भी जा सकती है और ऐड भी की जा सकती है। ये ब्रांड अक्सर करती है और मोटोरोला को इस मामले में ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा इसमें फेसबुक, लिंक्डइन जैसे कुछ ब्रोटवेयर्स आपको मिलेंगे, बट इतने ज़्यादा नहीं है, निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कोई एड्स नहीं है,
इनका कोई ऐप मार्केट नहीं है और साथ में कोई अननेसेसरी आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते, लॉक स्क्रीन पर आपको पोस्टर ग्लांस ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करती है, बट सॉफ्टवेयर थोड़ा बोरिंग है ये मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कस्टम स्किन बहुत सारे फ़ोन्स में मैंने इस्तेमाल किया हो, वो थोड़े स्लो फील होते हैं लेकिन वो मज़ा देते हैं जो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। अगर आप लगता है कि नहीं मुझे क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर ये फ़ोन आपके लिए। बट एक चीज़ जो है मुझे अच्छी नहीं लगी, वो इनके ऐप ड्रॉअर में वो न्यूज़ का सेक्शन अलग से दिया है, स्वाइप करने पर आपको मिलता है। ये आप डिसेबल कर सकते हैं, बट ये पहले से ही ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि ये अनोइंग है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। बाकी इसमें आपको काफ़ी सारे AI के फीचर्स मिल जाते हैं। मोटोरोला AI वर्जन 2 आपको मिल रहा है, ये वो वगैरह वगैरह की चीज़ें लगी हुई है, तो अगर आपको उनका इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हैं। गूगल डायलर दिया गया है कॉल रिकॉर्डिंग बीप वाला, तो अगर आपको वो इस्तेमाल करना है, मुझे लगता है कि मोटोरोला को अपने खुद के स्टॉक डायलर देना स्टार्ट करना चाहिए, अपना खुद का कॉल रिकॉर्डिंग देना चाहिए, वॉइस फोकस जैसे कि सैमसंग देता है। ये सारी चीज़ें अगर वो मोटोरोला अपने सॉफ्टवेयर में अगर इंक्लूड करता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बैटरी अच्छी है, प्रीवियस जनरेशन से मोटोरोला एज 50 प्रो से बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, चार्जिंग को भी इंप्रूव किया है। हाउएवर पहले 2 वर्जन थे चार्जिंग के, लेकिन यहाँ पर इस बार एक ही रखा है उन्होंने। 6000 mAh की बैटरी है, 90 वॉट की चार्जिंग है। अब यहाँ पर अगर आपको इसमें 50% चार्ज करना है तो 20 मिनट लगता है, विच इज़ इम्प्रेसिव। और साथ में अगर आपको फुल चार्ज करना है 0 to 100% तो 55 से 56 मिनट्स लग जाता है। इतना ही होगा 90 वॉट से अगर 6000 mAh बैटरी वाले फ़ोन को आप चार्ज करते हैं। बैटरी ड्रेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फ़ोन का। अब मुंबई में बारिश भी हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके अंदर हमने इसकी बैटरी को अच्छे से टेस्ट किया, क्योंकि जितना फ़ोन गर्म होगा उतना फिर बैटरी भी ड्रेन हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 4K वीडियो प्लेबैक किया और ये हमने 13 घंटे का किया। यूट्यूब के ऊपर फुल ब्राइटनेस के ऊपर साथ में हाई रिफ्रेश रेट लगाकर छोड़ के हमने यूट्यूब के ऊपर 4K वीडियो किया। 13 घंटे में 59% ड्रॉप हुआ। ये कंटिन्यूस होता है, बीच में कोई गैप नहीं होता है। ऑन एवरेज इससे ये पता चलता है कि अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूट्यूब पर कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक करते बैठते हैं और एक साथ में 4-5 मूवीज़ देख लेते तो कोई इश्यूज़ नहीं है, पूरा दिन बैकअप आपको ये आराम से देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है फुल डे हैवी यूज़ पर क्या ये फ़ोन टिकता है या नहीं टिकता है। ये हमने टेस्ट किया और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए। हमने सबसे पहले सुबह के अंदर 11:30 बजे इस फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू किया, फुल 100% बैटरी चार्ज किया था और इसमें हमने फिर बहुत सारे टास्क किए जैसे कि हम जो डेली करते हैं। लेकिन हमारा जो काम होता है वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है। हम लोग स्लीप में नहीं डालते फ़ोन को, कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है और हैवी यूसेज पे होता है। इसमें गेम्स भी खेलते हैं, हम लोग वीडियोस भी देखते हैं, हम लोग कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग लगाकर भी अलग से छोड़ देते हैं। तो ये पूरा टेस्ट हमने लगभग 9 घंटे का किया था, कंटिन्यूस हैवी यूसेज रात में यहाँ पर 9:30 बजे तक। और इसकी जो बैटरी ड्रॉप हुई थी वो 85% हुई थी, फिर भी 15% रिमेनिंग था। इससे क्या कंक्लूड होता है कि अगर आप इस फोन का हैवी यूज करेंगे तो 10 से 15% एंड ऑफ द डे रिमेनिंग रहेगा, और अगर आप इस फोन में मिक्स यूसेज करते हैं तो 20 से 25% तक एक्सपेक्टेड इसकी बैटरी एंड ऑफ द डे रिमेनिंग रहेगी। मैं आपको सारा यूसेज भी दिखा दिया हो, आप देख सकते हैं। तो इससे ऑन एवरेज आपको एक चीज़ तो पता चल गई है कि ये स्मार्टफोन में जो बैटरी कैपेसिटी है वो काम कर रही है, ऑप्टिमाइजेशन बेटर है। पूरा दिन इस फोन में आप बैकअप आराम से निकाल सकते हैं। कैमरे की अगर बात करें तो कैमरे में वैसे एज सच कोई नया अपडेट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई अपडेट आया नहीं था, तो कैमरे में उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट्स करी नहीं है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि उनको फिक्स्ड करनी चाहिए। पहले अगर कैमरे स्पेक्स की बात करें तो 50 मेगापिक्सल आपको सेंसर मिलता है और सोनी LYT 700C है। ये हमने काफ़ी सारे मोटोरोला के फ़ोन्स में देखा है। जनरली मोटोरोला ही इस वाले सेंसर का इस्तेमाल करता है, दूसरी ब्रांड ज़्यादा नहीं करती है। अब मोटोरोला ने इस पर काफ़ी काम किया है। जब हमने मीटिंग किया तो उनसे पूछा था कि भाई आप यही सेंसर बार बार क्यों यूज़ करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें हम बेटर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अब वो उनकी क्या वजह मुझे पता नहीं, बट उन्होंने ये जवाब मुझे दिया था। हम मीटिंग करते हैं ना, हम बहुत फीडबैक भी देते और पूछते रहते हैं। तो खैर अभी देखते हैं कि क्या ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। अब ये OIS भी आपको दे रहा है, प्लस 50 का आपको अल्ट्रावाइड सेंसर मिल रहा है, उसी में आपको मैक्रो मिलता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ जो प्राइस रेंज में आपको ये फ़ोन मिलता है, जिसपे हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि इसमें टेलीफोटो सेंसर होना चाहिए, तो उन्होंने दिया है। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है और इसमें आप 3 टाइम्स आपको ऑप्टिकल मिलता है, और इसी में भी आपको OIS भी दिया गया, तो ये अच्छा काम किया गया। और जब आप जूम करते हैं, इसमें मैक्स 50 टाइम्स आपको जूम मिलता है। तो यहाँ पर ऊपर साइड में एक छोटा सा विंडो आता है, ये सैमसंग के, वीवो के फोन्स को मिमिक करता है, जो हमने फ्लैगशिप में देखा था। इससे एटलीस्ट आप जब जूम करके फोटोज लेते हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं
इससे पता चलता है कि आप कहाँ पर फोकस कर रहे हैं जूम करते वक्त। तो ये एक चीज है जो मुझे इस फोन की काफी अच्छी लगी थी। अब जो जूम फोटोज है, अगर पहले मैं इससे शुरुआत करता हूँ रियर कैमरे में, तो देखिए फोटोज अच्छे निकल कर आते हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। और अगर कोई पोस्टर क्यों ना हो, उस पर भी क्लैरिटी अच्छी निकल कर आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ब्लू वाला साइन बोर्ड है, इस पर जैसे हमने जूम किया तो बड़े टेक्स्ट क्लियर दिखते हैं, लेकिन हाँ जो छोटे टेक्स्ट है वहां पर थोड़ा स्ट्रगल होता है। ये चीज यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ। हाउएवर ये कोई फ्लैगशिप फोन नहीं है, बट फिर भी इन्होंने कोशिश किया है कि बड़े टेक्स्ट जितने भी रहते हैं वो एटलीस्ट वहां पर क्लियर दिखाई देते हैं। और जनरल नॉर्मल भी अगर आप जूम फोटोज देखते हैं तो अच्छे फोटो से काम अच्छा किया गया। और नाइट में भी अगर आप जूम फोटोस लेते हैं और बोर्ड पर कुछ लिखा रहता है, ये डॉक्टर गोपाल जी है, इनके अगर आप बॉक्स पर मतलब ऊपर बोर्ड पर देखेंगे तो जो कुछ लिखा है ये दूर से लिया गया था, तो क्लैरिटी अच्छी है। तो डे में भी काम करता है और नाइट में भी जो जूम फोटोस है वो अच्छे से काम करते हैं। तो टेलीफोटो को एक चेक मार्क हम दे देते हैं। बाकी उसके अलावा अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करते हैं, पहले डे को उठाते। अब ये जो हमारा टीम मेंबर है, इसने जो टी शर्ट पहना है वो ये नहीं है, उसने ग्रीन कलर का टी शर्ट पहना था। मोटोरोला के कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ओवर सैचुरेट कर लेते, स्किन टोन और कलर्स को चेंज कर लेते, चाहे फिर आप किस तरीके का भी टी शर्ट और आपकी कैसी भी स्किन क्यों ना हो। तो यहाँ पर इसने ग्रीन को येलो कर दिया। ये अगर आप किसी को नया फोटो दिखाएंगे तो वो तो बोलेगा हाँ येलो टी शर्ट बंदा पहन के है, लेकिन अगर एज ए यूजर अगर आप किसी कलर में बैठे टी शर्ट पहन के और आपको यही टी शर्ट का कलर किसी को दिखाना है, अपने आप को देखना है, तो यहाँ पर डाउट है, थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये कलर्स को चेंज करता है। तो ये बूस्ट करता है, सैचुरेटेड आपको फोटोज दिखाई देंगे जो आपके सामने है। बाकी उसके अलावा ह्यूमन पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे हैं, आपको इसमें 4 डिफरेंट जूम्स मिलते हैं, 24, 35, 50, 85। अच्छे खासे जूम फोटोज आप निकाल सकते हैं। इसमें क्लैरिटी अच्छी है, एज डिटेक्शन भी अच्छा है। ग्लासेस के साथ भी हमने, आप देखेंगे फोटोज आपको दिखा रहा हूँ, इसने ग्लासेस के एजेस पे भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है एज को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई, इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। लेकिन ह्यूमन के अलावा अगर आप दूसरे पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, तो यहाँ पर भी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि इसका कलर क्या है तब तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो कलर्स को चेंज कर देता है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। फ्लावर्स कभी रेड को ऑरेंज कर देता है, कभी ऑरेंज को रेड कर देता है, तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको इसमें दिखाई देगी। लेकिन पिक्चर क्वालिटी नो डाउट आपको अच्छी मिलती है। और अगर आप नाइट के ह्यूमन पोर्ट्रेट की बात करूं तो नाइट में ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फोन्स ऐसे देखा हो, अगर आप ऑरेंज लाइट में फोटोज लेते हैं तो वो ऑरेंज लाइट को ही अडेप्ट कर लेता है और पिक्चर को वार्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर जो फोटोज है वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, काफ़ी अच्छा काम किया गया है। ह्यूमन पोर्ट्रेट अगर आप नाइट में, आपको अलग अलग सिनेरियोज से दिखा रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, स्किन टोन मेंटेन किया है, तो ये सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है। अब 50 मेगापिक्सल की अगर कुछ शार्पनेस की बात करते हैं, नॉर्मल फोटो निकाल कर अगर आप जूम करते हैं, ये विदाउट टेलीफोटो की बात हो रही है। राइट में अगर आप देखेंगे, हमने जूम करके आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये बोर्ड पे जो भी लिखा है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो 50 मेगापिक्सल की जो जनरल फोटोज है वो अच्छे निकल कर आते हैं। और अगर बाद में दूसरे अल्ट्रा वाइड फोटोज की बात करते हैं, नॉर्मल फोटोज की बात करते हैं, जितने भी हमने फोटोज लिया है सब कुछ अच्छे निकल कर आए। तो यहाँ पर कोई खास कंप्लेंट्स नहीं, जूम वगैरह सब कुछ बढ़िया काम कर लेता है फोटो के अंदर। साथ ही साथ अगर नाइट की बात करें तो नाइट में जो फोटोज है वो अच्छे। पहली चीज तो ये कि जो फ्लैर्स है उसको कंट्रोल किया, मैंने काफी सारे फोन्स को रोते हुए देखा है, फ्लैर्स को मेंटेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर फ्लैर्स अच्छे हैं, आप नाइट में कहीं पर भी फोटो निकालेंगे, अगर आप शादी के हॉल में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, फोटोज ले लिया तो फ्लैर्स कैप्चर कर लेता है। लेकिन थोड़े बहुत घोस्टिंग आपको दिखेगी, 1, 2, 3, ज़्यादा नहीं, कभी 1 कभी 2, तो ये घोस्टिंग स्काई में आपको दिखाई देगी। लेकिन फोटोज नाइट के अच्छे, डिस्टॉर्शन कम है, नॉइस कम है, तो यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा अगर आप नाइट में इस फोन से फोटोज वगैरह निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ अगर सेल्फी की बात करते हैं, मैं आपको डे की दिखा रहा हूँ, अच्छा है, शार्पनेस अच्छी है, स्किन टोन भी मेंटेन किया है, एजिटेशन भी अच्छा है। और नाइट की भी अगर आप सेल्फीज देखते हैं तो अच्छी है। नाइट में अगर आप डार्क में भी क्यों ना चले जाओ, आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में भी जाओ, कैसे भी जाओ, फोटोज ये ब्राइट निकाल कर ही देता है और अच्छे काम करता है। और अगर आप वीडियो की बात करेंगे तो रियर वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, डे में बहुत अच्छे से काम किया गया है, लेकिन थोड़ा सा फ्लिकरिंग इशू है, यहाँ पर साफ दिख रहा है। और सेल्फी वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर कोई फ्लिकरिंग नहीं है, यहाँ पर अच्छे से मेंटेन किया गया है। और नाइट वीडियो की बात करें तो रियर के अंदर नाइट में मुझे सरप्राइजिंग लगा कि यहाँ पर ज़्यादा फ्लिकरिंग नहीं था और पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छी निकल कर आई थी और सेल्फी भी यहाँ पर अच्छी थी। तो प्राइस के हिसाब से मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें फोटोज अच्छे आते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस है, कुछ कमियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपडेट अगर पुश करके थोड़ा कैमरे को और इम्प्रूव करते हैं तो बेटर रहेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसमें है MediaTek Dimensity 8350, ये 4nm पर है और चिपसेट काफ़ी अच्छी है, मतलब हमने 25 से 30 हज़ार की रेंज में काफ़ी देखा है।
जहाँ पर इसके जो एंटूटू स्कोर्स हमारे वाले यूनिट में आए थे वो थोड़े से कम थे, 9 लाख के आसपास, क्योंकि हमने इससे बेटर एंटूटू स्कोर्स देखा है इस चिपसेट को। इन्फिनिक्स के GT30 Pro में हाल ही में आया था, उसमें तो 1 मिलियन के ऊपर चला गया था, और कुछ फ़ोन्स और भी थे हमने देखा था। तो ये एक चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस करी है। और अभी हमारे मुंबई में जो है वो बारिश भी हो रही है, गर्मी भी बहुत है। हम लोग जो रूम टेम्परेचर होता है ना उसको मेंटेन करते हैं, AC बंद करते हैं, और 30 से 31 डिग्री के आसपास हमारा रूम टेम्परेचर रहता है। उसमें हमने जब इसके एंटूटू पर टेस्ट किया था थर्मल्स को, तो थोड़े से ज़्यादा थे, 45.9 46 के आसपास था। मैंने इससे बेटर स्कोर्स भी, मतलब थर्मल्स भी देखा है, और इससे बुरे भी देखा है, ये बीच में आता है, मैं ऐसे कहूँगा। CPU थ्रॉटल अच्छा था, 77% के आसपास, तो ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं थी। डायमेंसिटी के कुछ चिपसेट्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें बार्स ज़्यादातर ग्रीन रहते हैं, इसमें ग्रीन येलो मिक्स था, लेकिन अच्छे थे। और इसमें अराउंड 42.8 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। तो यहाँ पर भी मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इसने काम अच्छा किया है। और प्लस हमने थोड़ा और स्ट्रेस डाला और 3D मार्क का टेस्ट किया, तो स्टेबिलिटी इतना अच्छा नहीं था, यहाँ पर थोड़े कंप्लेंट्स है, लेकिन फिर भी इसमें जो मेंटेन किया है थर्मल्स को वो बहुत अच्छे से किया है, 43.8 के आसपास। क्योंकि 3D मार्क में मैंने काफ़ी सारे फोन्स को 47, 48, 49, 50 तक जाते हुए देखा है, बट यहाँ पर वैसे कुछ नहीं था। गीकबेंच के सिंगल कोर मल्टी कोर के स्कोर्स अच्छे, इनफैक्ट मल्टी कोर अच्छा है, नॉट बैड। अगर आप देखेंगे 4000 के ऊपर आपको स्कोर्स देखने को मिलते हैं। तो इससे एक चीज़ तो कंक्लूड है कि भाई इसके जो थर्मल्स है वो बहुत अच्छी है। ये फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट में रहते हैं इंडिया के, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर तो दिल्ली में इधर उधर तो 40-45 डिग्री रहता है, तो वो अलग बात है कि अगर आप आउटडोर में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कुछ हद तक ये गर्म हो सकता है। लेकिन इंडोर में जितना भी एक्सपीरियंस मैंने किया है, गेम खेले वगैरह के, टास्क किए, बेंचमार्क्स किए, ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है। बाकी इसमें LPDDR5X और UFS 4 है। Edge 50 Pro की अगर बात करते हैं तो उसमें LPDDR4X और UFS 2.2 था, तो ये अपग्रेड किया और काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन है जो आज भी LPDDR4X और UFS 2.2 देते हैं, और कुछ लोग UFS 3.1 दे रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और इसके ऑन पेपर्स भी UFS के स्कोर्स बहुत अच्छे थे, 1,70,000 के आसपास। फिर हमने सोचा थोड़ा फिजिकल टेस्ट करते हैं एज ऑलवेज। तो यहाँ पर हमने पहले मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस चेक किया। एनिमेशन अच्छा है, काफ़ी ऐप्स बढ़िया से ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ऐप ओपन स्पीड भी अच्छी है, लोडिंग स्पीड भी गेम की अच्छी है, और ये सब कुछ तो बढ़िया है। ट्रांसफ़र भी हमने करके देखा है, फाइल्स वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने 10 मिनट बाद आके चेक किया तो सर्टन ऐप्स यहाँ पर मेमोरी में नहीं रहते। मोस्ट ऑफ द ऐप्स जो है वो मेमोरी में रहते हैं, तो रैम मैनेजमेंट उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि कुछ टाइम फोटोज़ कभी रीलोड करता है, कभी इंस्टाग्राम रीलोड करता है, तो ये कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। बट मैंने मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स में देखा हो कि ऐप्स रीलोड नहीं करते, अपार्ट फ्रॉम रियलमी का कुछ फोन ऐसे मैंने नोटिस किया था, बट यहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस किया है जो आप देख सकते हैं। और गेमिंग की अगर बात करें तो सैडली मोटोरोला जो है ना वो गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन या ऐसे परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करता है। उनके टारगेट ऑडियंस कंप्लीटली डिफरेंट है। वो डिज़ाइन को और कैमरे को, सॉफ्टवेयर को लेकर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर BGMI में सिर्फ 60 FPS था, 90 और 120 कहीं नहीं था। कॉल ऑफ ड्यूटी भी अराउंड 90 पर था, और जेंशिन इम्पैक्ट भी अराउंड 60 FPS पर था। अब तीनों के अंदर अगर आप गेम्स खेलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलता है। और तीनों में जो थर्मल्स है वो 41, 42, 43 डिग्री के सेल्सियस के आसपास ही था। तो गेमिंग के वक्त भी हमने आधे से पौने घंटा खेला है। फ्रेम रेट्स कॉन्स्टेंट रहते हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, मतलब लॉन्ग टर्म खेलने पर थोड़ा फ्रेम रेट्स नीचे आ जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। और थर्मल्स इस फोन के यहाँ पर हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है वो अच्छा है। अब नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। भाई देखिए, इसमें आपको 14 5G बैंड्स मिलते हैं, और मोटोरोला अक्सर अपने फोन्स में बैंड्स देता है, अच्छे देता है, बट सरप्राइजिंगली 14 है, मुझे लगा 15-16 होगा। लेकिन साथ में Wi-Fi 6E है, और Wi-Fi की जो रेंज है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होती है। मैंने कुछ फोन्स देखा हो जिनमें डेडिकेटेड Wi-Fi के लिए अलग से सिग्नल बूस्टर दिया जाता है, उनमें Wi-Fi का जो रिसेप्शन है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा Wi-Fi अगर आप इधर उधर हो जाते हैं तो ऊपर नीचे जो पॉइंट्स है ना वो गिर जाते हैं। बाकी ब्लूटूथ 5.4 है, हमने TWS वगैरह लगाकर चेक किया, लेटेंसी चेक किया, वो बढ़िया है, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। वो तो 10,000 के फोन में भी काम कर लेता है। NFC दिया गया है, ये अच्छी चीज है। वाइड वन L1 है, कैमरा 2 API है, सारे सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसमें हमने एयरटेल जियो के सिम कार्ड लगाया है, SA NSA दोनों बैंड सपोर्ट करता है। डाउनलोड्स करके देखा है, स्पीड टेस्ट करके देखा, कॉल क्वालिटी चेक किया, ये अपनी जगह पर सब कुछ बढ़िया था, उसमें कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। अब डिज़ाइन की भी बात कर ले भाई, देखिए पीछे आपको वीगन लेदर है, थोड़ा सा अलग अलग शेड के साथ आता है। अक्सर रहता है इनका एक जैसा ये वीगन लेदर, बट थोड़ा शेड होता है, टेक्सचर्स थोड़े अलग हो जाते हैं, तो इसमें कुछ वैसा ही है। और आपको फ्रेम्स जो है वो पॉलीकार्बोनेट के मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैट इफेक्ट दिया है, तो ये उंगलियों के निशान नहीं पड़ते। अगर ग्लॉसी होता तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लगता, क्योंकि लेकिन यहाँ पर वैसे कुछ नहीं है। आपको 8.2 mm की थिकनेस है, 186 ग्राम से, तो बड़ी बैटरी के हिसाब से जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इसका बहुत अच्छा है।
और डेडिकेटेड AI की है, जैसे कि मैंने बताया AI फीचर्स आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स है, डुअल माइक है, डुअल स्पीकर से और डॉल्बी एटमॉस के साथ आता है। स्पीकर काफ़ी अच्छा है, बेस बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। प्ले करके दिखा के मतलब नहीं, यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा। आप खुद जब फ़ोन खरीदेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको रियल टाइम में पता चल जाएगा। बाकी डुअल नैनो सिम है और इसमें ई सिम के बारे में वैसे ब्रांड ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन डुअल नैनो सिम आपको यहाँ पर मिलता है। सिर्फ 2 ही सिम लगा सकते हैं, हाइब्रिड नहीं है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये ऑप्टिकल है, अल्ट्रासोनिक नहीं है। IP68 69 मिलता है और MIL STD ग्रेड, मतलब काफ़ी तोड़ फोड़ कर लो ये फ़ोन को, वैसा उन्होंने यहाँ पर बनाया है। और USB जो पोर्ट है वो आपको 2 वाला मिलता है। 3.5 mm जैक की कमी है जो सारी ब्रांड्स मिस करती है, इसने भी किया है, लेकिन वो अगर रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देखिए दोस्तों, इस फोन के बारे में जो भी अच्छा बुरा था मैंने एकदम डिटेल में आपको बता दिया। हमने जितना भी इसको महीनों से टेस्ट किया है, जो भी है ये फ़ोन अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है, कैमरे में कमी है लेकिन काम किया गया है। डिस्प्ले अच्छा है, बट हाँ फ्लैट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बैटरी अच्छी है, बैटरी बहुत अच्छे से काम कर रही है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका अलग ही चल रहा है और प्राइसिंग भी मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन्स अगर आप मार्केट में देखोगे तो बहुत अच्छी प्राइस पर हमें मिलते हैं। iQOO के फ़ोन से, और अभी Realme के भी कुछ फ़ोन्स, वैसे तो अभी पुराने हो गए, लेकिन Realme के भी कुछ फ़ोन से, OnePlus के फ़ोन से मार्केट के अंदर। Infinix काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। नथिंग भी है, बट नथिंग के फ़ोन्स थोड़ा सा ओवर रेटेड हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है, नहीं भी आता है। उनके बीच में मुझे लगता है कि मोटोरोला ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बस एक चीज़ जो सबसे बड़ी कमी मुझे इनके फ़ोन्स में लगती है वो ये है कि वो अपडेट टाइमली नहीं देते। कॉन्स्टेंट अपडेट अगर पुश करते रहे और ईयरली अपडेट भी टाइमली दे दे तो आई थिंक मोटोरोला के फ़ोन्स को कोई रोक नहीं सकता है, मोटोरोला को कोई रोक नहीं सकता है इंडिया के अंदर उस मामले में, क्योंकि ऑलरेडी टॉप 10 में ये ब्रांड आ गई है, 7-8 पोजीशन पर है। ये शायद और भी ऊपर जा सकती है अगर ये सॉफ्टवेयर और अपडेट पर काम करेंगे। एक अच्छा फ़ोन है मोटोरोला एज 60 प्रो, जो हमने आपको एक्सपीरियंस करके पूरा टेस्ट करके बताया। अगर आप इस फ़ोन को परचेस करने वाले थे, डाउट्स था, तो हो सकता है इस वीडियो में डाउट्स क्लियर हो गए। वीडियो बड़ी बनती है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि डिटेल में ही बताया जाता है, वरना मतलब नहीं रिव्यू करने का। फिर 5-7 मिनट के रिव्यूज़ आप देख लो जाके, कुछ नहीं पता चलेगा। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।